Hello everyone, welcome back to MedLab Success. In previous part, we discussed about the introduction of cell, discovery of cell, cell theory, and clear understanding of prokaryotic cell, bacterial cell, and eukaryotic cell. Now, this is part 2 of cell, the unit of life. In this video, we discuss about all the organelles with their structure and functions. So, let's start today's video. तो हमारी जो सेल होती है ना, वो किसी तालाब की तरह बिहेव करती है। जैसे हमारे तालाब के अंदर ढेर सारी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म तैर रहे होते हैं ना, वैसे ही हमारी सेल के अंदर ढेर सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं। तो ये जो एनिमेशन है ना, इसके थ्रू हम समझेंगे सेल के पूरे ओवरव्यू को। इससे हमें हर ऑर्गेनल की पोजीशन पता चल जाएगी और एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर आगे हम इन्हें डिटेल में विद फंक्शन पढ़ेंगे। तो हमारी जो सेल है वो बंधी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन से। तो सबसे आउटर साइड होती है सेल मेम्ब्रेन, और क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आउटर साइड होती है तो ये यही डिसाइड करती है कि क्या चीज़ सेल के अंदर आनी चाहिए और क्या बाहर जानी चाहिए। तो एंट्री एग्जिट को डिसाइड करने वाली होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल भी होती है। उसके बाद इस वॉल मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर ही सीलियम होता है जो कि प्रोवाइड करती है मूवमेंट। उसके बाद थोड़ी और अंदर जब एंटर करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के, वहाँ पे हमें दिखता है साइटोप्लाज्म, जो कि ना जेली लाइक फ्लूइड होता है जो हमारी ऑर्गेनल्स को मीडियम प्रोवाइड करता है तैरने के लिए। और सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही अकर करती है। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, और ये सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है यहाँ से। और इसी न्यूक्लियस के ऊपर ना ये न्यूक्लियोलस होते हैं जो कि राइबोसोम्स बनाते हैं। और ये रहे वो राइबोसोम्स जो कि न्यूक्लियोलस से बनते हैं और यही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो ये न्यूक्लियस होता है ना, इसके आसपास ये जो दिख रहा है हमें, यह है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर जहाँ जहाँ पे ये येलो डॉट्स दिख रहे हैं, वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और जिनके ऊपर हमें येलो डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, वो है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। और वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस हुआ था, ये वाला राइबोसोम पहुँचता है गोल्जी अपैरेटस में। और जो गोल्जी अपैरेटस रहता है ना, वो पैकेजिंग को मॉडिफाई कर देता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है प्रोटीन और लिपिड्स को, या तो लाइजोसोम्स में या फिर वैक्यूल में। अगर लाइजोसोम्स में इसने ट्रांसपोर्ट किया है तो वो मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएगा, और लाइजोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। और वहीं अगर वो राइबोसोम्स हमारे वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट हुए तो वो स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स और राइबोसोम्स होते हैं ना, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसे हम, क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन करता है सेल के लिए। फिर हम बात करते हैं पेरोक्सीसोम्स की। ये हमारी फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स का। फिर आ जाता है हमारा सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद आती है सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये सिक्रेटरी मतलब सिक्रीशन का काम करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसके अंदर आते हैं हमारे साइकोस्केलेटन वगैरह, जो कि शेप मेंटेन करते हैं सेल का और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं हमारी सेल को।
तो यहाँ पर हमें हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स की पोजीशन पता चल गई और बेसिक आइडिया लग गया कि ये क्या क्या करते हैं। अब डिटेल में 1 बाय 1 इनको समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते हैं हमारी सेल का। तो सबसे पहले आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर साइड ऑफ सेल रहती है, थिन होती है, मतलब पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब ये सिलेक्ट करती है कि क्या चीज़ें अंदर आनी चाहिए सेल के और क्या चीज़ें बाहर जानी चाहिए। उसके बाद ये बनी हुई होती है ये लिपिड और प्रोटीन्स की। और जो लिपिड्स होते हैं ना, वो होते हैं फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड की ना बाय लेयर होती है, जिसके बीच में प्रोटीन धसे हुए रहते हैं। जैसे कि ये 2 लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, और इसके बीच में प्रोटीन अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। और इसी स्ट्रक्चर को, इसी मॉडल को नाम दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे हम आगे समझेंगे। और जो प्रोटीन रहते हैं ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% रहते हैं और जो लिपिड्स रहते हैं वो 40% रहते हैं। देखो, ये रहा हमारा फॉस्फोलिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर। तो हमारे जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप से होते हैं। तो इनका जो हेड होता है ना, वो वाटर लविंग होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। और इनकी टेल होती है ना, वो वाटर से दूर भागती है, मतलब हाइड्रोफोबिक होती है। तो देखो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर की साइड उसे वाटर मिलेगा, उसके अंदर की साइड उसे वाटर मिलेगा। इसीलिए जो हमारी बाय लेयर है ना फॉस्फोलिपिड की, उसके हेड बाहर की साइड है हर जगह। ये ऊपर की साइड हमारे हेड है और अंदर की साइड टेल है। इधर भी अंदर की साइड हेड है और ये जो बीच में है ना, वो हमारी टेल है। क्योंकि हमारी टेल होती है हाइड्रोफोबिक और जो हेड होता है ना, वो होता है हाइड्रोफिलिक। और ये जो जगह जगह पर धसे हुए हैं, ये है हमारे प्रोटीन्स। तो ये है हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये है हमारा इंटरमीडिएट प्रोटीन और ये है हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब जो अंदर की साइड है वो इंट्रिंसिक और जो बाहर की साइड है वो एक्सट्रिंसिक, और जो बीच में रह गया है ना, वो है इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझ लेते हैं। तो ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, और ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। और मेन लिपिड्स जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स, और प्रोटीन रहते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं और अटैच रहते हैं लिपिड लेयर से। फिर ये कहता है फॉस्फोलिपिड का जो बायलेयर स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हर एक फॉस्फोलिपिड का एक होता है हेड और एक होती है टेल। तो जो हेड होता है वो होता है वाटर लविंग। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है आउटसाइड, और हाइड्रोफोबिक जो टेल होती है, जो वाटर हेटिंग मतलब वाटर से फियर जिस टेल को रहता है, वो होती है अंदर की साइड। तो इसने यहीं पे ही कहा है कि हेड्स फेस आउटसाइड एंड इनसाइड टूवर्ड्स वाटर, और टेल फेस ईच अदर अवे फ्रॉम वाटर। मतलब देखो, ये है हमारी बाय लेयर। तो ये बाहर की साइड पानी मिलेगा, बाहर की साइड पानी मिलेगा, इधर भी ये बाहर की साइड पानी मिलेगा। लेकिन ये जो बीच की जगह है, यहाँ पे पानी नहीं है। तो हमारी जो टेल है ना, वो एक दूसरे की टेल को फेस कर रही है। ये यही कहा है कि टेल्स फेस ईच अदर। और ये जो हेड है, ये आउटसाइड और इनसाइड है। मतलब जो ये बाय लेयर है ना, इसकी इधर की साइड बाहर की साइड है और इधर की साइड अंदर की साइड है। मतलब ये अपोजिट में है, और जो ये जो टेल्स है, ये ईच अदर को फेस कर रही है। अब हम समझेंगे कि इसे फ्लूइड क्यों बोला गया। क्योंकि इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं ना, वो लेटरली मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही। और जो मेम्ब्रेन है ना, वो रिजिड नहीं है, मतलब टाइट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होती है। और ये हेल्प करती है सेल की ग्रोथ में, सेल के डिवीजन में और रिपेयर करने में मेम्ब्रेन के। उसके बाद इसे मोज़ेक इसलिए बोला गया था
क्योंकि जो प्रोटीन्स है ना वो किसी सीक्वेंस में नहीं लगे हुए हैं, वो इरेगुलरली बिखरे हुए हैं बाइलेयर लिपिड के अंदर। और जो अपीयरेंस है ना वो मोज़ेक पैटर्न की तरह दिखता है, मतलब ऐसा आड़ा टेढ़ा कैसा भी, मतलब ऐसे इस टाइप का। आपने मधुमक्खी का छत्ता नहीं देखा, तो उसमें जो मोज़ेक पैटर्न दिखता है ना उस तरह का अपीयरेंस दिखता है, हेंस इसे नाम दिया था मोज़ेक। अब ना फॉस्फोबाइलिपिड लेयर में दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक होते हैं उसके अंदर धंसे हुए, और कुछ होते हैं जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन से ऐसे जुड़े हुए होते हैं या फिर लिपिड बाइलेयर के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। तो जो अंदर की साइड रहते हैं ना उन्हें बोला गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो पेरीफेरी पे है ना तो उन्हें बोला गया एक्सट्रिंसिक या फिर पेरीफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि जो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना वो एम्बेडेड है डीपली इन बाइलिपिड लेयर, और या फिर कुछ प्रोटीन्स है जो कि पूरे आर पार है, मतलब अंदर से बाहर की साइड तक है, जिन्हें बोला गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। फिर जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो लूजली अटैच है सरफेस पे, या तो वो इंटीग्रल प्रोटीन से जुड़े हुए हैं या फिर प्रोटीन लिपिड्स की हेड से जुड़े हुए हैं। अब हमारी जो मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं, जिसमें आते हैं चैनल्स और कैरियर्स। फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो बाहर से अंदर की साइड चीज़ें पास करते हैं। फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह हेल्प करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अंदर आनी चाहिए उनको, मतलब मॉलिक्यूल्स को पहचानने का काम करते हैं। और फिर यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू दिख रहा है कि किस तरह प्रोटीन से आयंस वगैरह पास हो रहे हैं बाहर से अंदर की साइड। और ये जो दिख रहा है हमारा, ये है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोटीन, और ये जो बाहर की सरफेस पे जो दिख रहे हैं ना ये है हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब हम समझेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का मतलब होता क्या है। मतलब सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एक्चुअल में है क्या, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह रहे हैं। ये ना अलाउ करती है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ईजीली, मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना वो आसानी से अंदर आ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आयंस या फिर बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो प्रोटीन्स के थ्रू अंदर आते हैं। जैसा कि हमने पिछले एनिमेशन में देखा था कि प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अंदर की साइड आयंस मॉलिक्यूल्स आ रहे थे। अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर है उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है, सेल की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड है क्योंकि इसने स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहाँ से पास हो रहे ये भी बता दिया, और जो आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना वो कौन से चैनल से, मतलब किस तरह से पास हो रहे वो भी बता दिया। नाउ ये ना लेटरली मूवमेंट ऑफ बाइलिपिड लेयर जो बोला था ना कि लेटरली मूव करती है, तो ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, जिसमें ये इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहे हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स दिख रहे हैं, और ये हमारी हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की साइड और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की साइड। यहाँ पे कोई पानी नहीं है, और अंदर और बाहर की साइड वाटर मीडियम है, लेकिन जो ये बाइलिपिड लेयर है उनके बीच में कोई पानी वाली जगह नहीं है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे तो ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट को, मतलब क्या चीज़ें अंदर आनी चाहिए क्या बाहर जानी चाहिए। सेल के शेप को मेंटेन करती है, सेल कम्युनिकेशन करती है, मतलब ऑब्वियस है बाहर की साइड है तो कोई सी भी चीज़ जो भी बाहर से आएगी तो उससे कम्युनिकेशन का काम सेल मेम्ब्रेन ही करेगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगी। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चूज़ करती है कि क्या चीज़ें अंदर की साइड आ सकती है क्या नहीं आ सकती है, जिसमें वो अलाउ करती है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इजीली, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं ना उन्हें वो प्रोटीन्स के थ्रू लेती है।
अब देखो, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर आयंस भी ट्रांसफ़र होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफ़र होते हैं एंड वाटर भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो या तो हमारे जो आयंस मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी का यूज़ करेंगे, है ना, या फिर नहीं करेंगे। अगर उन्होंने एनर्जी का यूज़ किया, एटीपीज़ का यूज़ किया, तो वो कहलाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जहाँ उन्होंने एटीपीज़ का यूज़ नहीं किया और वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो, बहुत बार जो चीज़ें होती है ना, चाहे वो गैसेज हो, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करती है। मतलब जहाँ पर जगह मिलेगी उस साइड मूव करेंगे, उसे बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, मतलब विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है ज़्यादा से कम की ओर। और यहीं पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये ऑस्मोसिस भी आता है। मतलब ऑस्मोसिस वो होता है जहाँ पे जैसे कि कम कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पे किसी भी सॉल्यूट का उस साइड सॉल्वेंट मूव करता है, जैसे बाहर की साइड पानी ज़्यादा है तो उस कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो अंदर की साइड मूव करेगा और दोनों साइड इक्वल कर देगा। जैसे कि हमारे जो रेजिन्स होते हैं, हम उन्हें वाटर में सोक करके रखते हैं, तो वाटर उनके अंदर फिल हो जाता है तो वो फूल जाते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है। तो ऑस्मोसिस में भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं। और ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है वाटर। जहाँ पर ज़्यादा वाटर होता है वो जहाँ पे कम वाटर होता है उस साइड मूव कर जाता है। तो ये हमारी बात हो गई उस ट्रांसपोर्ट की जो एटीपीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। नाउ हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एटीपी का यूज़ करते हैं। अब देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना नेचुरल बात है, लेकिन जहाँ पे कम चीज़ है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप ही सोचो कि कोई रूम है जिसके अंदर पहले से ही लोग भरे हुए हैं, अब उसी रूम में हम और और डाले जा रहे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, लोग डिनाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही खाली रूम है तो भरे हुए रूम से हम खाली रूम में लोगों को ले जाएंगे तो वो इजीली चले जाएंगे। तो जब बात आती है हमारे खाली रूम से भरे हुए रूम की तरफ ले जाना, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाना, तो मॉलिक्यूल्स भी डिनाई करते हैं तो उन्हें पहुंचाने के लिए एटीपीज़ एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सम मॉलिक्यूल्स नीड एनर्जी वेयर एटीपी इज यूटिलाइज, उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। अब ये हमारा दिख रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लग रही है, और ये है हमारी फॉस्फोलिपिड की बायलेयर। अब देखो, यहाँ पे डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन वो होता है जिसमें हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मतलब वो सिंपलर वे में ऐसे आसानी से वो आ रहा है हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर के थ्रू, पर हो डिफ्यूजन ही रहा है। लेकिन जब हमें उसे फैसिलिटी देना पड़ जाती है, मतलब प्रोटीन चैनल्स देने पड़ जाते हैं, तो जहाँ पे हमने फैसिलिटी दी उसे हम बोल देते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। लेकिन हो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ रही है, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब हो तो डिफ्यूजन ही रहा है, बस उसे फैसिलिटी देके हमने डिफ्यूजन करवाया, और यहाँ पे बिना फैसिलिटी दिए डिफ्यूजन करवाया है। बस ये थोड़ा सा ऐसा समझाने के वे में है। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। ये एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। अब हमें एल्गे, फंजाई और बैक्टीरिया तो पढ़ने ही है माइक्रो वगैरह में, इसलिए हम सेल वॉल को समझ लेते हैं। तो देखो, सेल वॉल जो होती है ना, वो नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट रहती है, और ये एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट रहती है।
सेल वॉल नेचर में रिजिड और स्ट्रॉन्ग होती है और ये फ्रीली परमिएबल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह नहीं होती है, ये मॉलिक्यूल्स को आने जाने देती है। इसका काम सिर्फ शेप देना होता है और प्रोटेक्ट करना होता है। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो जो प्लांट्स की सेल होती है ना, वो मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। फंजाई की सेल वॉल चाइटिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन्स की बनी हुई होती है। और एल्गी की हमारी सेलुलोज गैलेक्टेंस एंड वेनेंस की बनी हुई होती है। बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है उसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत बार नाम आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। ये हमारी जो सेल होती है ना, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको मीडियम प्रोवाइड करता है तैरने के लिए, और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना, वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है ये। और ये इसके अंदर ना साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं सारे के सारे, न्यूक्लियस को छोड़ के। उसके बाद हमारी जो साइटोप्लाज्म रहता है वो 70 to 90% वाटर से बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइम एंड आयन से मिलकर बना हुआ होता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो समझेंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोसोल, जो कि फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, और इसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर करती है, एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस। और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो तैरते रहते हैं। उसमें आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स। अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। तो जो साइटोस्केलेटन होते हैं ना, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका मेन काम होता है सेल के शेप को मेंटेन करके रखना और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, मतलब सेल के अंदर ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाना। उसके बाद बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की साइट होता है, हेल्प करता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में सेल के अंदर ही, प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड शेप सेल को, और सेल ऑर्गेनल का ये घर की तरह बिहेव करता है, मतलब ये सेल के अंदर प्रोवाइड करता है मीडियम सेल ऑर्गेनल्स को तैरने के लिए। उसके बाद सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और सेल मूवमेंट में भी हेल्प करती है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोसिस। अब बात करेंगे हम हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो ये ग्रुप होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का, जो कि एक साथ काम करते हैं, और इनके जो काम होते हैं वो होते हैं सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल। और हमारी एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट लाइन लिखी है, जिसमें लिखा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स डिफरेंट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स फंक्शनिंग टुगेदर। अब हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स को इंक्लूड कर रहे हैं उनके बारे में समझेंगे। ये मैंने आपको ओवरव्यू में समझाया था कि राइबोसोम्स के थ्रू ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो ये वही वाला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो हमारे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स इंक्लूड होते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और अपने अपने काम करते हैं पैकेजिंग वगैरह और मॉडिफिकेशन करने में और ट्रांसपोर्ट करने में। अब जो ऑर्गेनल्स इंक्लूड नहीं है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। और ये इसलिए हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है
क्योंकि इनका फंक्शन इंडिपेंडेंटली होता है, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है उनके काम के लिए। लेकिन हमारे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है उनके काम के लिए, एक साथ मिलकर काम करते हैं वो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है और किस टाइप के होते हैं। तो ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का और सिस्टर्ने का, और ये 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ये सिस्टर्ने हैं, और ये जो इसके ऊपर येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हमारे राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है। तो इनके पास नो राइबोसोम्स होते हैं, और ये ना लिपिड सिंथेसिस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। अब हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस की। तो इनके पास ना फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, इन्हें भी हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ये मॉडिफिकेशन का काम करते हैं और पैकेज करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स को। और जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के फॉर्म में हमारे गोल्जी अपैरेटस के पास आते हैं। और हमारा जो गोल्जी अपैरेटस होता है ना, वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये रीपैकेज करता है और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है और इनको अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देता है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे, वो सिस फेज से अंदर आते हैं और ट्रांस फेज से बाहर निकल जाते हैं। और ये रहा हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बीच में हमारा न्यूक्लियस, और ये हमारे गोल्जी अपैरेटस उस साइड। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। अब हमारा जो गोल्जी अपैरेटस था, उसने अपना काम कर दिया है पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का। अब वो या तो लाइसोसोम्स के पास पहुंचाएगा वो प्रोटीन्स को, या फिर वो उन्हें वैक्यूल्स के पास पहुंचा देगा। तो अगर उसने लाइसोसोम्स के पास पहुंचाया, तो अब लाइसोसोम्स को समझ लेते हैं कि वो होता क्या है और वो करता क्या है। तो हमारे लाइसोसोम्स स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ना तोड़ने का काम करती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए और ऑल्ड ऑर्गेनल्स के डिस्ट्रक्शन के लिए। और क्योंकि ये तोड़ने का काम करते हैं ना, इसलिए इन्हें हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ये रहे हमारे लाइसोसोम्स, इसके अंदर इस तरह से हमारे वेसिकल्स एंटर करते हैं और इस तरह हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उन्हें डिस्ट्रक्ट करके बाहर की साइड निकाल देती है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी दिख गया। और फिर अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स क्या करते हैं और वैक्यूल्स होते क्या हैं। तो वैक्यूल्स भी लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जो प्लांट सेल्स होती है ना, उसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल बीच में पाया जाता है, और ये टोनोप्लास्ट की लेयर से सराउंडेड होता है। इसका काम होता है स्टोरेज करना और टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखना। तो अगर मटेरियल लाइसोसोम्स के पास आया तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और अगर वैक्यूल्स के पास आया तो फिर वो स्टोर हो जाएगा। ये है हमारा वैक्यूल्स जो कि स्टोरेज का काम कर रहा है, इसके अंदर सब स्टोर है। अब ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं उसे समझेंगे हम। तो जैसा कि हमको पता है कि ऑल ऑर्गेनल्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर फंक्शनली कनेक्टेड, मतलब वो फंक्शनली कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं।
मटेरियल मूव करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस होगा जो कि आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जाएगा, फिर वहाँ से निकल कर ये गोल्जी अपैरेटस में जाएगा। गोल्जी अपैरेटस से वेसिकल में फॉर्म होकर वो अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएगा, या तो लाइजोसोम्स या फिर वैक्यूल्स। लाइजोसोम्स में गया तो डिस्ट्रक्शन, ख़त्म हो गया सब, और अगर वैक्यूल्स में गया तो स्टोरेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि आगे कभी काम आ जाएगा। अब यहाँ पर भी प्रोसेस बताई गई है। देखो, ये है न्यूक्लियस, उसमें से निकला हमारा प्रोटीन, फिर ये यहाँ पे आके सिंथेसिस हुआ, राइबोसोम्स के थ्रू हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, जो कि वेसिकल्स में कन्वर्ट होकर हमारी गोल्जी अपैरेटस के पास पहुँचता है। गोल्जी अपैरेटस से निकलकर अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे, या तो लाइजोसोम्स या फिर वैक्यूल्स। सेम यहाँ भी यही प्रोसेस दी गई है। यहाँ से वेसिकल्स निकले, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास पहुँचे, सिस फेज से अंदर जाते हैं, ट्रांस फेज से बाहर निकलते हैं। मॉडिफिकेशन हो गया यहाँ पे, तो ये दो जगह पे जा सकते हैं, या तो लाइजोसोम्स में गए तो ये डाइजेशन हो गया उनका, और अगर वो वैक्यूल्स में गए तो वे स्टोरेज के लिए यूज़ हो गए। तो हमारे गोल्जी अपैरेटस ने किस तरह काम किया? पोस्ट ऑफिस की तरह। अब इम्पॉर्टेंस समझेंगे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो ये मॉडिफिकेशन, मतलब प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, मतलब इंश्योर करके रखता है कि प्रॉपर मॉडिफाई हुए कि नहीं प्रोटीन। उसके बाद सेफली ट्रांसपोर्ट करवाता है एंजाइम्स को, और सेल फंक्शन का कंपार्टमेंटलाइजेशन करवाता है। उसके बाद वंस अगेन एट द एंड फिर से अच्छे से उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी apparatus, lysosomes and vacuoles that function together for synthesis and transport। तो अब जाके यही जो लाइन हमने शुरू में पढ़ी थी, तो ये पहले कंफ्यूजिंग लगी होगी, और अब जाके एंडिंग में जब समझ लिया तो ये अब क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों लेयर्स दिख रही है, ये आउटर लेयर और ये रही हमारी इनर लेयर। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी समझ आ गया। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो रॉड शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल और फिलामेंटस भी हो सकता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसमें जो डायामीटर होता है उसका, वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है, और उसकी लेंथ 1 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकती है। और हर सेल के अंदर अलग अलग नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। मतलब जितनी एनर्जी सेल को चाहिए उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल के अंदर होंगे। जैसे कि मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। तो देखो, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो लेयर होती है, एक ये आउटर लेयर दिख रही है और ये अंदर की साइड फोल्डेड इनर लेयर दिख रही है। तो आउटर लेयर को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो कि स्मूथ होती है और परमिएबल होती है और अलाउ करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। और जो इनर लेयर रहती है ना, वो हाईली फोल्डेड रहती है, जो सिस्टर्ने फॉर्म करती है। मतलब ऐसी जो अंदर की साइड फोल्डिंग्स होती है ना, उसे हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ये लेस परमिएबल होती है और ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया एटीपी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जो सिस्टर्ने होते हैं ना, वो इनफोल्डिंग्स को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन की। ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं, और ये एंजाइम्स कंटेन करते हैं रेस्पिरेटरी चेन की, और ये हेल्प करते हैं एटीपी सिंथेसिस में, और ये सरफेस एरिया भी देते हैं ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस होने के लिए।
अब मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इनर स्पेस इंक्लूसिव बाय इनर मेम्ब्रेन, और मैट्रिक्स कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम और एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल्स में जो एंजाइम्स यूज़ होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम्स की बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया को यूज़ आते हैं वो प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का सिस्टम है। उसके बाद एटीपी कैसे सिंथेसिस होती है वो समझेंगे। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर है ना हमारी सिस्टर्ने वाली, इनफोल्डिंग्स वाली, उसके ऊपर हमारी एटीपी सिंथेसिस होती है, और जो एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स होते हैं ना उन्हें हम F0 या F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, जिसे ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। नाउ हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, और वो एनर्जी बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में हेल्प करती है। उसके बाद रेगुलेट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर सेल्स होती है ना उनमें सेल सुसाइड करवाया जाता है। मतलब सेल सुसाइड होता है जिसमें जो बिना काम की एजेड सेल होती है या फिर डैमेज्ड सेल होती है ना, उन्हें बिना कुछ इन्फ्लामेशन या बिना कुछ अपना नुकसान करवाए हुए रिमूव कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो मतलब इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना वो मतलब किसी टॉपिक के आसपास से रिलेटेड जो टर्म्स है वो हमें पता होनी चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है हीट प्रोडक्शन इन ब्राउन फैट सेल्स। मतलब ब्राउन फैट सेल्स जो होती है ना उनके अंदर हीट का प्रोडक्शन भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही करवाता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो इनहेरिटेड होता है। मतलब वो उसको उसके पहले वाली जो जनरेशन होती है ना उससे उसका माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मिलता है यूजुअली। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ यूजुअली मैटरनली इनहेरिटेड। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन के लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी गई थी, जो कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया से ओरिजिनेटेड हुआ है। उसका एविडेंस था कि उसका ओन डीएनए होता है, उसके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं और डबल मेम्ब्रेन्स होती है। उसके बाद ये रहा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फाइनल स्ट्रक्चर, जिसमें ये है ऊपर वाली आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये है इनर मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पर सिस्टर ने फॉर्म कर रही है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स, फिर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो फोल्डिंग्स है इसे बोलते हैं क्रिस्टल। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी फिनिश। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। सो डेफिनेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। मतलब राइबोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है और वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। मतलब सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के थ्रू होता है, और राइबोसोम्स बने हुए होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को पहली बार डिस्कवर किया था जॉर्ज एमिल पैलेड ने 1955 में, और क्योंकि पैलेडे ने इसे डिस्कवर किया था तो इसे पहले कहा जाता था पैलेडे पार्टिकल्स। मतलब अभी भी राइबोसोम्स को पैलेडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है।
नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स मिलकर बने हुए होते हैं आरआरएनए और प्रोटीन से। तो आरआरएनए 60% तो तक होता है और प्रोटीन्स 40% तक होते हैं। और जो आरआरएनए होता है ना, वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के समय पे। उसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। और ये जो दोनों सब यूनिट्स रहती है ना, ये थोड़ी इस तरह से होती है, मतलब ये उस समय दूर रहती है जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, उस समय ये टुगेदर मतलब पास पास आ जाती है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है तभी दूर दूर रहती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ना 2 टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो पहले 70S राइबोसोम को समझते हैं। तो जो 70S राइबोसोम्स होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और ये 2 यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। लार्ज यूनिट होती है इनकी 50S और स्मॉल यूनिट होती है इनकी 30S। और जो S होता है ना, वो सेवेबर्ग यूनिट होती है, मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये यूनिट दी थी, जिसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 80S की। तो जो 80S राइबोसोम्स होते हैं ना, वो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और वो 60S लार्ज सब यूनिट और 40S स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखने वाली है कि जैसे बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि लार्ज सब यूनिट 50S बताइए और स्मॉल 30S बताइए, तो इन दोनों को मिला के 80 होना था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस करके सब यूनिट्स बनाई हो। जो S की वैल्यू है ना, वो एडिशन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब S जो है, मतलब 70S इज़ नॉट इक्वल्स टू 50S और 30S, मतलब प्लस 30S। मतलब इस नोट से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो सेवेनबर्ग यूनिट है ना, उसे आप एडिशन पे, मतलब एडिशन के बेसिस पर जज मत करना, क्योंकि S की जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करती है साइज़, शेप और डेंसिटी पे। मतलब ये बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बच्चे ऐसे ऐड करके और वैल्यू बताते हैं कि ये होती है इनकी सब यूनिट्स, तो ये ऐसा नहीं है। बस इस चीज़ से यही क्लियर कर रही थी कि एडिशन पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि S की वैल्यू डिपेंड करती है साइज, शेप और डेंसिटी पे। उसके बाद लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं फ्रीली भी और बाउंडेड भी। तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो हमारे राइबोसोम से साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये साइटोसोलिक प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं और ये वाले प्रोटीन्स जो रहते हैं हमारे, वो यूज़ होते हैं सेल के अंदर। उसके बाद हमारे जो बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि मिलकर बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये सिंथेसिस करते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स की, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एंजाइम और हॉर्मोन्स का। और यहाँ पर भी एनसीईआरटी में यही लाइन दे के रखी है कि राइबोसोम्स अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसाइज्ड प्रोटीन फॉर सिक्रीशन। मतलब सिक्रीशन के लिए ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो सिक्रेटरी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद यहीं पर टर्म्स भी आती है, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। जब सिंगल mRNA से ढेर सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बोलते हैं। और ये जब एक साथ ढेर सारे राइबोसोम्स आ जाते हैं ना, तो वो एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस की स्पीड होती है ना, वो भी डबल हो जाती है।
और यहाँ पर मेन फंक्शन राइबोसोम का अब तक तो रटा ही गया होगा कि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन असेंबली मशीन भी कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स सेल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, सेल रिपेयर करवाते हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करवाते हैं, और हार्मोन सिंथेसिस में भी बहुत हेल्प करवाते हैं। तो हम डायरेक्टली यह भी कह सकते हैं कि राइबोसोम के बिना हमारी जो सेल है वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकती है। नाउ अब हम समझेंगे सीलिया और फ्लैजेला को। तो जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना, वो हेयर लाइक आउटर सरफेस पे एक्सटेंशन होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये, और ये हेल्प करती है लोकोमोशन और मूवमेंट करवाने में सेल सरफेस के ऊपर। तो यही कहा है इसमें भी कि सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक मेम्ब्रेन बाउंड सेल सरफेस एक्सटेंशंस, दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ओवर द सेल सरफेस। नाउ हम बात करेंगे अकरेंस की। तो जो सीलिया और फ्लैजेला रहती है वो प्रेजेंट रहती है बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर, और सर्टेन एपिथेलियल सेल्स के अंदर। और एपिथेलियल सेल्स हमारी जो स्किन के ऊपर सेल्स होती है ना, उसे बोलते हैं, मतलब स्किन टिश्यूज वाली। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। तो उनके फीचर्स के बेसिस पर इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेंथ की। तो जो सीलिया की लेंथ रहती है ना, वो शॉर्ट रहती है, और फ्लैजेला की लेंथ लॉन्ग रहती है। मतलब ढेर सारे छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं सेल सरफेस पर, और जो फ्लैजेला रहता है ना, वो एक बहुत बड़ा सा रहता है। और अब नंबर की बात करेंगे तो सीलिया न्यूमेरस, मतलब ढेर सारे होते हैं छोटे छोटे से, और जो फ्लैजेला होता है ना, वो वन और फ्यू रहता है, मतलब एक या एक से दो तीन के बीच में। उसके बाद मूवमेंट, तो सीलियाज ना कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट करते हैं, मतलब एक साथ सारे इधर गए तो इधर ही जाएंगे, इधर गए तो इधर ही जाएंगे, मतलब रिदमिक मूवमेंट रहता है उनका। और जो फ्लैजेला रहता है उसका वाइपर लाइक मूवमेंट रहता है, मतलब इस टाइप से रहता है। अब यहाँ पर सीलिया का एग्जाम्पल है ट्रेकिया एपिथेलियम, मतलब ट्रेकिया के अंदर जो एपिथेलियल होती है ना, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है सीलियाज। और फिर फ्लैजेला का एग्जाम्पल है स्पर्म टेल, स्पर्म के पीछे जो टेल होती है वो भी मूवमेंट में हेल्प करती है, जो कि फ्लैजेला होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो चाहे सीलिया हो या फ्लैजेला, दोनों का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ही होता है, और वो कवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो कोर स्ट्रक्चर होता है ना सीलिया और फ्लैजेला का, उसे हम बोलते हैं एक्सोनेम। मतलब उसको ऐसे कट करके देखते हैं ना, तो सीलिया हो या फ्लैजेला दोनों ही सेम दिखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एक्सोनेम है, कोर स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, वो होते हैं 9+2 के अरेंजमेंट में। जैसे कि मान लो हमने एक सेक्शन लिया सीलिया या फिर फ्लैजेला का, तो ऐसा सर्कुलर आएगा, तो उसमें ऐसे ऐसे सर्कल्स पाए जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये पेयर में पाए जाते हैं, और ये 9 पेयर पाए जाते हैं पेरीफेरल पे, मतलब ये आसपास ऐसे इस टाइप के दो दो के पेयर में 9 सर्कल्स होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एक्सोनेम शोज 9+2 का अरेंजमेंट, और 9 पेरीफेरल डबलेट्स होते हैं, मतलब ऐसे दो दो के पेयर में जो सर्कल्स होते हैं उन्हें डबलेट्स कहा जाता है। तो 9 डबलेट्स पाए जाते हैं पेरीफेरी पे, और ऐसे 2 सिंगल होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में पाए जाते हैं सिंगल सिंगल। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। और जो मोटाइल सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना, उनका ये वाला जो अरेंजमेंट होता है 9+2 वाला अरेंजमेंट, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब दिस अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटाइल सीलिया एंड फ्लैजेला। मतलब अगर किसी सीलिया और फ्लैजेला को हमने सेक्शन करके देखा,
तो अगर ये वाला अरेंजमेंट हमें दिख रहा है 9+2 वाला, मतलब 9 डबलेट्स ऐसे पेरीफेरी पे और 2 सिंगल बीच में, तो इसका मतलब वो मोटाइल सीलिया या फ्लैजिला है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है मतलब वो मोटाइल नहीं है। तो ये रहा हमारा वो एक्सोनेमी का स्ट्रक्चर। तो ये रहे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो दो दो के पेयर में पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। तो देख सकते हो आप, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का पेयर प्रेजेंट है। तो इसी अरेंजमेंट को 9+2 का अरेंजमेंट कहा गया है। और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जो कि अकेले अकेले हैं। और यही जो स्ट्रक्चर दिखता है ना, इसी को एक्सोनेमे कहा जाता है। और यही डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए रहते हैं। और जो सिंगुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना बीच में, वो सेंट्रल ब्रिज से जुड़े हुए रहते हैं। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और स्ट्रक्चर ऑफ मोटाइल सीलिया एंड फ्लैजेला। नाउ ये यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, ये रहा हमारा फ्लैजेला और ये रहे हमारे ढेर सारे सीलियास। अब यहाँ पर बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ सीलिया की। तो सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम, मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मूवमेंट करवाता है म्यूकस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और ट्रांसपोर्ट करवाता है ओवम का फेलोपियन ट्यूब में। और फंक्शन ऑफ फ्लैजेला मेनली हेल्प करता है लोकोमोशन में। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फ्लैजेलम हेल्प स्पर्म मूवमेंट, मतलब स्पर्म का फ्लैजेला स्पर्म का मूवमेंट करवाता है। ये यहाँ पे मूवमेंट ऑफ स्पर्म सेल दिख रहा है। नाउ अब हम समझेंगे न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये सारी की सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जो कि डीएनए होता है हमारा। और पहली बार डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और अब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उनके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस की जगह पे। और मैमेलियन आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। सीव ट्यूब्स जो रहते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर भी न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। और जो हमारी स्केलेटल मसल्स की सेल्स रहती है ना, वो उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल। तो इतना तो हमें याद रखना ही है कि जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल होती है उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। मैमेलियन आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट रहते हैं और सारी की सारी न्यूक्लियस सेल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। नाउ शेप एंड पोजीशन। तो न्यूक्लियस जो होता है यूजुअली स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है और जनरली वो सेंटर ऑफ द सेल में लोकेटेड रहता है। और कुछ सेल्स होती है जिन पर न्यूक्लियस पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहता है, जैसे कि फैट सेल्स। फिर न्यूक्लियर एनवेलप की बात करेंगे, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो 2 मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस रहती है ना, उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। और जो हमारी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन रहती है ना, वो कंटिन्यू हो जाती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, क्योंकि न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ रहता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो आउटर मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और यही कंट्रोल करती है
मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और ये दिख रहा है हमारा न्यूक्लियस, ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहर से डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, और अंदर की साइड हमारी इनर मेम्ब्रेन है। नाउ अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पोर्स की। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, उस पर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं आरएनए और प्रोटीन्स का। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज होता है, वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसे हम कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, कंटेन करता है। इसे कैरियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और कुछ एंजाइम्स, और ये सपोर्ट करता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को। नाउ हम बात करेंगे क्रोमेटिन्स की। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ना, जो कैरियोप्लाज्म है हमारा, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बने हुए होते हैं हमारे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, और ये दो टाइप के दिखते हैं। एक तो दिखते हैं यूक्रोमेटिन और एक होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होते हैं ना, वो लाइटली स्टेन रहते हैं, लाइट कलर के होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं ना, वो डार्क स्टेन रहते हैं, मतलब डार्क कलर के होते हैं और इनएक्टिव रहते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है ना, तब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, जो कि विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब क्रोमेटिड्स एक साथ कंडेंस होते हैं ना, वो मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स को। ये कैरी करते हैं जीन्स, जो कि हेरेडिटी को कंट्रोल करता है। और जो एक क्रोमोसोम होता है, उसके पास एक तो सेंट्रोमियर होता है और 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। मतलब बीच में सेंट्रोमियर होता है और ऐसे करके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स है और बीच में सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर जोड़ता है 2 क्रोमेटिड्स को ना। इस एनिमेशन में ना हमें ये क्रोमोसोम का डिवीजन दिख रहा है, कैसे क्रोमेटिड्स बने और ये क्रोमोसोम किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं, जैसे एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। तो इन सबको हम नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें डिटेल में कवर करेंगे। तो इससे मतलब यहाँ पे ये सेल डिवीजन बता दिया इसने कि किस तरह से पूरा की पूरा सेल डिवाइड हुआ है। तो इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अब क्रोमोसोम के टाइप को समझते हैं, क्योंकि जब डिवीजन होगा ना, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तब इन्हें समझना ज़रूरी होता है। तो ना सेंट्रोमियर की पोजीशन पे क्रोमोसोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेटासेंट्रिक, जहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच में रहता है। और सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक साइड पे क्रोमेटिड्स ज़्यादा आ जाते हैं और दूसरी साइड छोटे से क्रोमेटिड्स बचते हैं, उसे सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। फिर एक्रोसेंट्रिक, जिसमें ऊपर की साइड सिर्फ टीलोमियर वगैरह बचता है। फिर आ जाता है टीलोसेंट्रिक, जिसमें एक साइड के क्रोमेटिड्स ही गायब हो जाते हैं, पूरे सिर्फ एक साइड बचते हैं। और इन्हें यू शॉर्ट आर्म होती है ऊपर वाली, नीचे वाली को लॉन्ग आर्म बोलते हैं। लास्ट वाले पोर्शन को टीलोमियर बोला जाता है, बीच में जो होता है उसे सेंट्रोमियर बोला जाता है, और इसे एक को क्रोमेटिड बोला जाता है। यहाँ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और टाइप्स भी कवर हो गए। उसके बाद बात करेंगे हम न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियस के अंदर डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ये आरएनए सिंथेसिस में काम आता है और राइबोसोम के फॉर्मेशन में काम आता है। और जो सेल्स जिनमें ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, उनमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा पाया जाता है।
उसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो ये कंट्रोल करता है सारी की सारी सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। और सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन करवाता है न्यूक्लियस और एसेंशियल रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए फॉर्मेशन के थ्रू और मेंटेन करता है सेलुलर हेरिडिटी। मतलब एक से एक में वही जीन्स पास होना, ये हेरिडिटी कहलाता है। तो ये भी न्यूक्लियस ही करवाता है। उसके बाद यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनल्स, इसकी डिफरेंशिएटेड टेबल बताई है जिससे आपको और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। वो ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो होते हैं हमारे राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और साइटोस्केलेटन। वो ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स और वैक्यूल्स। और वो ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। होप यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनल्स भी क्लियर हो गए होंगे। और फाइनल ये रहा वो सेल जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। फाइनल आपको फंक्शंस भी इनके अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सब कुछ समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में कवर किया था। बाकी नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें अच्छे से समझेंगे कि सेल डिवीजन किस तरह से होता है, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है और सारे की सारे फेजेस को हम सिंपलर वे में समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।